गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। इससे पहले मैं आपके साथ केल्विन की थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, श्रिंकिंग थ्योरी कह लीजिए, वो डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड एफ.बी. टेलर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी डिस्कस कर चुकी हूँ। एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बता दूं कि एल्फ्रेड वैगनर क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट नहीं थे। वो क्लाइमेटोलॉजी एंड ये रेनफॉल पैटर्न, क्लाइमेट को स्टडी करते करते इतनी बड़ी थ्योरी ईजाद कर लेते हैं और डिस्कवर कर लेते हैं एक नई थ्योरी, दैट इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये सारी थ्योरी की जर्नी जो रही हम समझेंगे, पॉइंट वाइज समझेंगे, उसका क्रिटिसिज्म समझेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जब हम धरती को देखते हैं या धरती को समझने का जब हमारे जहन में सवाल पैदा होता है तो हम मैप को देखते हैं एंड मैप को देखते हैं, कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं। हम सोचते हैं ना कि महाद्वीप जो हमें ऐसे दिखते हैं वो ऐसे ही क्यों दिखते हैं, मतलब जैसे हमें दिखते हैं वो वैसे ही हमें क्यों दिखते हैं, ये सवाल हमें आना चाहिए। ऐसे ही सवाल वैगनर के माइंड में आया। ये फोल्डेड माउंटेन्स, हिमालयाज़, ये कहाँ से बने? एंड हम जानते हैं फ्रेंड्स, ये पज़ल बना हुआ था। ये क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा बड़ी पज़ल बना हुआ था, पहेली सा बना हुआ था, जिसे हर कोई सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, है ना। बड़े लोग आए, एफ.बी. टेलर थे, केल्विन थे, एंड उन्हीं के टाइम पे ना, आई मीन उनके टाइम के बाद अगले जो इंटेलेक्चुअल पर्सन आए जिन्होंने विचार दिया एंड हमारी जो जियोलॉजी की स्टडी की जो सोच थी ना उसको बदल के रख दिया, दैट वाज एल्फ्रेड वैगनर। तो उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत दिया। बड़ी हैरानी की बात है फ्रेंड्स, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं और इतनी बड़ी थ्योरी दे गए, ठीक है। हम क्या सोचते थे अभी तक कि अर्थ कैसी है, पुरानी सेव की तरह जो सिकुड़ती है, और जब सिकुड़ती है ठंडी होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, श्रिंक होती है, तो कहीं कहीं से उस पर ऐसा लगता है जैसे झुर्रियाँ से नहीं बन गई, तो वो माउंटेन्स हैं। कहीं पे खड़ी है, कहीं पे डिप्रेशन है, वहाँ ओशंस बन गई, यही हमारी समझ थी। लोग यही मानते थे कि पहाड़ के रिंकल्स हैं जो पृथ्वी के ठंडे होने पर बन जाती हैं। बड़ी स्टैटिक सी सोच थी। वैगनर ने सोच को ही उलट दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है ना, अर्थ जो है डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली चेंज करती है। लोग तो ऐसा नहीं मानते थे उस टाइम पे, जियोलॉजिस्ट का सोच तो अलग था। एंड फ्रेंड्स देखिए, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ही वॉज जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट एंड ही बेसिकली बैक्ड वन ऑफ द बिगेस्ट जियोलॉजिकल थ्योरीज एवर while studying ancient ice ages and weather, ठीक है। तो उन्होंने एक वैज्ञानिक आधार बना दिया जिस पर आज का जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स है वो बेस्ड है, ठीक है। कमाल की बात है, मौसम की स्टडी करते करते इतना बड़ा थ्योरी दे गए। तो एक्चुअली वो एंशिएंट रेनफॉल पैटर्न स्टडी कर रहे थे, तो स्टडी करते करते उन्हें ऐसे साइंस मिले, ऐसे क्लूज़ मिले, जैसे जब वो फोसिल्स की स्टडी करे, रॉक का टाइप स्टडी किया, तो बताते थे कि जब उन्होंने ये पैटर्न स्टडी करा तो वो पैटर्न बताते थे कि ये जो अफ्रीका एंड भारत है, पहले जो कनेक्टेड थे, या मतलब कनेक्टेड कैसे थे, इनका जो क्लाइमेट था ना वो ऑलमोस्ट सेम था क्लाइमेट वाइज, वो स्टडी कर रहे थे। तो सवाल उठता था कि उनके जहन में सवाल उठा, क्या क्लाइमेट जोन्स खुद हिलते थे या महाद्वीप समय के साथ उन जलवायु क्षेत्रों से गुजरते रहे। मीन टू से ही आस्क्ड, डिड द क्लाइमेट जोन्स देमसेल्व्स वेंडर अराउंड द ग्लोब और डिड द कॉन्टिनेंट्स वेंडर थ्रू द क्लाइमेट जोन्स, है ना। तो उन्होंने प्रूव करते हुए कि ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स फिक्स नहीं है। तो लोग तो ये मानते थे कि लोग क्या मानते थे कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस एक जगह लॉक्ड है, एक जगह जमे हुए हैं, फिक्स है ना। वैगनर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बहुत ही गलत सोचते हो। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हिलते फिरते रहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स बदलते रहते हैं। तो ये दिखाना है अब उनको कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं, खिसकते हैं।
और जैसे जैसे बहते हैं लाखों मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ ईयर्स में वो अलग अलग क्लाइमेट जोन्स या क्लाइमेट बेल्ट्स के मतलब थ्रू गुज़रते हैं, क्लाइमेट बेल्ट से गुज़रते हैं और उन जलवायुओं का उनके ऊपर बहुत ही मतलब इम्पैक्ट बनता है, अफेक्ट बनता है उन जलवायुओं का, उनकी जियोलॉजी, उनका फॉसिल्स पे मतलब वो इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं अपना, ठीक है, वहाँ की वेजिटेशन पे, वहाँ के फॉसिल्स पे। तो ठीक है, अगर महाद्वीप वो कह रहे हैं हिल रहे हैं तो किस तरह हिलते हैं, अब उन्हें तो ये एक्सप्लेन भी करना था। अब क्लेम तो कर दिया उन्होंने कि कॉन्टिनेंट्स फिक्स नहीं है, ओशंस फिक्स नहीं है जी, मूव करते हैं, तो वो क्लेम कैसे प्रूव करें, तो उन्होंने एक मॉडल का यूज़ करा। ही यूज़ द मॉडल जिसमें 3 लेयर्स उन्होंने बताई, सियाल, सीमा एंड निफ़े। आई रिपीट, सियाल, सीमा एंड निफ़े। सियाल मतलब सिलिकॉन एल्युमिनियम, लाइट रॉक्स हैं, लाइट डेंसिटी की हैं। देन सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम डेंसर रॉक्स हैं, उन पे सियाल फ्लोट करती है। एंड निफ़े कोर है, जैसे निकल एंड आयरन, ठीक है। तो उस समय की उन्होंने 3 परत वाला मॉडल उपयोग करा ये प्रूव करने के लिए, ठीक है। उनका मेन आइडिया क्या था, मूवमेंट, ड्रिफ्टिंग, ठीक है। तो उनका कोर यही था, उनका अनुमान यही था कि जो सियाल है वो सीमा की तुलना में हल्का होने के कारण उसके ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है, घनी सीमा पर तैरता है। ठीक वैसे जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें नहीं होती, जैसे आइसबर्ग्स होते हैं जो ओशंस पे फ्लोट करते हैं, जैसे टाइटैनिक की मूवी में दिखाया गया है कि टाइटैनिक क्यों डूब गई थी, क्योंकि उसको आइसबर्ग नहीं दिखा था, वो आइसबर्ग से टकरा गई थी। बहुत बड़े साइज़ के होते हैं ये आइसबर्ग्स। आज हम इन्हें क्या कहते हैं, जो इन्होंने 3 लेयर का मॉडल बताया, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, यही उनका बेसिक आइडिया था। एंड फ्रेंड्स, ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट था जो इन्होंने कंसेप्ट दिया, 3 लेयर के मॉडल से शुरू करा। तो उन्होंने ना एक बड़ा कदम, एक बड़ी सोच डेवलप कर ली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बताया कि देखिए सुपर कॉन्टिनेंट का थॉट दिया उन्होंने, सुपर कॉन्टिनेंट का विचार, पेंजिया बोला उसको, सुपर कॉन्टिनेंट को। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जी 300 मिलियन साल पहले यानी कार्बोनीफेरस का काल के दौरान पृथ्वी की जो सारी ज़मीन थी ना वो एक साथ जुड़ी हुई थी, एक विशाल महाद्वीप था, एक मैसिव कॉन्टिनेंट पेंजिया, मतलब सारा लैंड पेंजिया एक ही महाद्वीप था। एंड वो महाद्वीप जो था एक बड़ा ही विशाल मतलब महासागर पंथालसा से घिरा हुआ था, यानी कि सारा लैंड उसको पेंजिया बोल दिया और सारे ओशन को बोल दिया पंथालसा, जो उस लैंड को घेरे हुए। एंड देन एक्चुअली ना जो इन्होंने ये तो बता दिया, ये ठीक है। अब आगे जो है ना बात, वो जो है वो असली ड्रामा आपको लगेगा, सुनते रहिए। तो देखिए उन्होंने बोला कि देखो ये मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग पॉइंट पर, हमेशा सिचुएशन ऐसी नहीं रही, सिचुएशन बदल गई। तो जी कैसे बदल गई, उन्होंने बोला कि कार्बोनीफेरस का एंड होते होते पेंजिया, कार्बोनीफेरस के जो काल था उसके अंत तक क्या हुआ, पेंजिया जो इट स्टार्टेड टू क्रैक, उसमें दरारें पड़ने लगी। एंड कुछ फोर्सेस जो थे वो वर्क कर रहे थे और उन फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, कुछ बलों ने उसी बीच से मतलब उस पेंजिया को बीच से अलग कर दिया, लगभग 2 हिस्से हो गए उस पेंजिया के, स्प्लिट हो गया, यानी उस सुपर कॉन्टिनेंट को 2 कॉन्टिनेंट्स में, सुपर कॉन्टिनेंट को 2 कॉन्टिनेंट्स में उन्होंने तोड़ दिया। एंड 2 ने सुपर कॉन्टिनेंट बना दिए, एक बड़े सुपर कॉन्टिनेंट को तोड़ के 2 न्यू सुपर कॉन्टिनेंट्स बनाए जिनको बोलते हैं लोरेशिया एंड गोंडवाना। लोरेशिया यानी जो फ्यूचर में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया बनेगा, एंड गोंडवाना प्रेजेंट का आप कह लो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। लोरेशिया यानी प्रेजेंट का नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, एंड गोंडवाना आई रिपीट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। एंड फ्रेंड्स देखिए इनके बीच में जो गैप बना, उस विशाल दरार में पेंथालसा का पानी भर गया और उसे इन्होंने बोला कि सी बन गया जी। कौन सा सी बना, टेथिस सी बन गया, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सी है, इसे हम आगे जब पर्वत निर्माण पढ़ेंगे तो इसका रोल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये तो बता दिया कि पेंजिया था, पेंथालसा था, पेंजिया टूटा, पेंथालसा का पानी उस दरार में भरा जो उन दोनों पार्ट्स के बीच में बनी, टेथिस सी बना। अब फोर्सेस भी तो बतानी थी कि कौन सी फोर्सेस हैं जो प्ले कर रही थी, तो अब ये उनको बतानी थी। तो ही प्रपोज्ड 2 मेन फोर्सेस,
कौन कौन सी फोर्सेस उन्होंने बताई। उन्होंने बोला एक इक्वेटर वर्ड फोर्स है, इक्वेटर की तरफ लग रही है फोर्स, एंड वो इसलिए लगती है क्योंकि अर्थ जो है ना वो बड़ी फास्ट स्पिन कर रही है, बड़ी तेज़ घूम रही है, और उसकी वजह से उस पर लगता है जी ये फोर्स इक्वेटर की तरफ पुश करता है कॉन्टिनेंट्स को। देन उसने दूसरा फोर्स बताया टाइडल फोर्स, ठीक है। तो पहला फोर्स उन्होंने ये बताया कि कार्बनी फेरस काल के समय में जो पृथ्वी थी ना वो बहुत ज़्यादा स्पिन कर रही थी, बहुत स्पीड से स्पिन करती थी। उन्होंने सोचा कि इससे एक मजबूत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता था जो लोरेशिया और गोंडवाना जैसे बड़े बड़े सुपर कॉन्टिनेंट्स को पोल्स से इक्वेटर की तरफ फेंक देता था, ठीक है। तो ये जो उत्तर दक्षिण की जो गति है तो उसको समझा दिया इन्होंने जी देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, बड़े 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, कैसे इक्वेटर की तरफ मूव करे जी, पहली फोर्स ये होगी, ठीक है। अब उन्होंने ये भी बताना था कि ईस्ट वेस्ट मूव कैसे करे, पूर्व पश्चिम की जो मूवमेंट है कॉन्टिनेंट्स की साइडवेज आप कह लीजिए, वो भी तो बतानी थी। तो उसके लिए उन्होंने सेकंड फोर्स बताई जी टाइडल फोर्स, जो वेस्टवर्ड उनको मूव करा रही है कॉन्टिनेंट्स को, जिसे आप ज्वारीय बल बोलते हैं हिंदी में। तो जो चीज़ों को ना पश्चिम की ओर खींच रही है कॉन्टिनेंट्स को। तो एक्चुअली ही बोरोड दिस आइडिया, उन्होंने ये धारणा कहाँ से बोरो करी है, एफ बी टेलर से, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वैगनर ने इमेजिन करा कि मून उस टाइम पे बड़ा ही ज़्यादा क्लोज था अर्थ के, और बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ कि क्योंकि जो चांद है ना वो अर्थ के बड़ा पास है, एफ बी टेलर से आइडिया बोरो कर लिया उन्होंने, और ये नज़दीकी होने के कारण ना ग्रेविटेशनल ड्रैग कह लें या टाइडल फोर्स कह लें जो पैदा करता है मून, वो बहुत ज़्यादा है। तो जो सियाल है वो बड़ी हल्की है, उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा तो है नहीं है, सीमा पे वो फ्लोट कर रही थी, तो उसको इसने खींच के पश्चिम की ओर ड्रैग कर दिया। तो दिस वेस्टवर्ड टाइडल फोर्स दैट इज़ व्हाट कॉज द नेक्स्ट मूवमेंट, है ना, हम इस ऐसे समझ लिए। तो गोंडवाना की ज़मीन अलग हो गई, इन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए अब मैं आपको बताऊंगा जुरासिक काल, यानी जुरासिक काल में क्या होता है कि बेसिकली जो वेस्टवर्ड वाली मूवमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैगनर कहता है ये जुरासिक पीरियड के दौरान की मूवमेंट है, ठीक है। उन्होंने माना कि ये पश्चिम की ओर जो खिंचाव था ना ये जुरासिक पीरियड के ड्यूरिंग हुआ, और दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका से अलग कर दिया जी इसने, और पश्चिम की ओर उसको बहा दिया, और बीच में क्या बना दिया, अटलांटिक ओशन बना दिया, जो आप प्रेजेंट में मैप देखते हो ऐसे समझाता है अपना मॉडल। कहता है जो आप एस शेप ओशन देखते हो ना ये ऐसे बना अटलांटिक, ठीक है। अब उसने एविडेंसेस भी तो देने हैं, लोग ऐसे थोड़ी मान लेंगे, थ्योरी तो समझ ली उसकी, 3 मॉडलों से शुरू करी, फोर्सेस बताई। अब वो कहता है जी पहला जो जिग्सॉ फिट का एविडेंस देता है सबूत, कहता है कि मैप देखो, अगर आप मैप देखोगे ना तो जो ब्राज़ील है साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे ऐसा लगेगा ऑलमोस्ट वो फिट हो सकता है अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट के साथ, एक पजल की तरह एक नक्शा दिखाता है, कहता है देखो ये आपस में फिट हो जाएंगी, ठीक है, इनकी शेप ऐसी है, और बड़े चौंकाने वाला एविडेंस दिया था उसने, ठीक है। और हम भी अगर अभी देखें ना मैप को तो हमें भी ऐसा लगेगा वाकई, हम भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते। सेकंड एविडेंस देता है, उन्होंने बोला कि देखिए जो रॉक्स है ना उनका टाइप और स्ट्रक्चर की बात करी, इवन डायरेक्शन की भी बात करी, तो क्या एग्जाम्पल दी है, उन्होंने बोला है कि अटलांटिक के ओशन के आसपास जैसे कौन कौन सी उन्होंने श्रृंखलाएं स्टडी करी, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पूर्वी तट की पर्वत की श्रृंखलाएं उन्होंने स्टडी करी, और यूरोप के वेस्ट ऑफ यूरोप की जो श्रृंखलाएं पर्वत श्रृंखलाएं उनको स्टडी करा। तो कौन कौन सी नाम बताती हूँ, कैलिडोनियन माउंटेन रेंजेस अमेरिका की, एंड हर्सिनियन माउंटेन रेंजेस वेस्ट ऑफ यूरोप की। तो उसका मतलब है कि वो कहता है कि अगर आप इन्हें स्टडी करोगे ना तो ऐसे एक लाइन में ऐसा लगता है कि ये पहले लैंड कनेक्टेड था, वही एक ही लाइन में है ये बनी हुई, मतलब एट प्रेजेंट अगर आप उन्हें देखें मैप में तो एक कॉन्टिन्यूस श्रृंखला थी ये, ठीक है। सेम थिंग वो बोलते हैं साउथ अमेरिका के लिए भी और अफ्रीका के लिए भी, माउंटेन्स को मतलब एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो ये रॉक का मैचिंग भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया उन्होंने। देन गोल्ड माइंस या गोल्ड मिनरल आप कह लीजिए, इसको भी लिंक किया उन्होंने, कहा कि जो इंडिया में कोलार माइंस है कर्नाटक की, ऑस्ट्रेलिया में जो मिलता है गोल्ड, एंड अफ्रीका में जो ईस्ट कोस्ट वाली साइड गोल्ड है, तो ये सारा उन्होंने बोला कि ये भी एक एविडेंस है कि ये सारे एक टाइम पे कनेक्टेड थे,
ये रीजन कनेक्टेड था। बड़ी इनक्रेडिबल एंड पावरफुल एविडेंसेस दिए हैं उन्होंने। एंड अगर आप प्लॉट करेंगे ना मेजर गोल्ड माइन जैसे कोलार इन इंडिया एंड कलगुरली इन ऑस्ट्रेलिया एंड दक्षिण अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों को, तो आप वाकई सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस उन्होंने दिए हैं। ठीक है। एंड देन उन्होंने बोला कि ठीक है एविडेंसेस क्लियर हो गए हैं। तो उसके बाद ना लोगों को ना मतलब उन्होंने विश्वास कराने की कोशिश करी है। ठीक है कि मिनरल डिपॉजिट्स भी बता दिए, बड़ी फैसिनेटिंग एंड रोमांचक बातें बताई, रॉक्स बताए, गोल्ड बताया, माउंटेन रेंजेस बताई, पिएंटोलॉजी में भी आ गया। पिएंटोलॉजी क्या होता है? इट इज़ लाइक स्टडिंग एविडेंसेस ऑफ एंशिएंट लाइव्स। ठीक है, तो प्राचीन जीवन के प्रमाणों को स्टडी करना इस पिएंटोलॉजी। एंड ही स्टार्टेड विद प्लांट्स। उन्होंने ना एक ग्लोसोपेट्रिस नाम का वनस्पति होता है फ्लोरा, उसको स्टडी करा। वो एक्सटिंक्ट है, आज के टाइम पे नहीं मिलता, तो टाइप ऑफ फर्न आप कह लीजिए उसे, फोजिल है, जिसको उन्होंने जब स्टडी करा उन्होंने पाया कि वो सिर्फ सदर्न कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है, यानी विलुप्त फर्न है, फ्लोरा है जो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एंड भारत का दक्कन प्लेट्यू, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में ही पाया जाता है सिर्फ, विशेषकर ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका में, भारत के दक्कन पठार में, ऑस्ट्रेलिया में और अंटार्कटिका में। ये वो स्थान हैं जिनका आज का जलवायु मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स में है ना एट प्रेजेंट ये सारी कंट्रीज़ अगर हम बोलें तो फिर इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय अगर ऐसा हो सकता है ना कि ये सारे पार्ट्स कनेक्टेड थे, एक ही क्लाइमेट जोन में थे, तभी तो एक जैसी वनस्पति पाई गई वहाँ पे। तो ये भी उन्होंने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है कि संभवतः एक टाइम पे ठंडे और नम जलवायु क्षेत्र में गोंडवाना के हिस्से थे सारे पार्ट्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट वो बताते हैं, देखो कितनी सेंसफुल एविडेंसेस दिए हैं उन्होंने। नेक्स्ट उन्होंने लैमिंग्स का बताया है कि जो हम किसी मूवी में देखते हैं, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, वो क्या होता है कि एक्चुअली लैमिंग्स क्या होते हैं, एक ये कंट्रीज़ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं और इनमें बड़ा ही एनिमल होता है एक, है ना, बड़ा ही स्ट्रेंज बिहेवियर होता है इनका। ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं मास नंबर्स में, इसे मास सुसाइड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझिए, ये क्या करते हैं मास नंबर्स में दौड़ते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं और कोस्ट पे आके जंप कर जाते हैं अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक में। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है जी ज़मीन जो है ना वो कनेक्टेड है। ये अभी भी नहीं इनको पता कि मतलब इनके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे घोस्ट मेमोरी सी, इनके डीएनए में ऐसे मेमोरी सी बनी हुई है और ये कूद जाते हैं अटलांटिक में सीधा, और इनको ऐसा लगता है कि वहाँ ज़मीन होगी और ये गिरेंगे नहीं। तो उन्होंने आर्ग्यू करा, मतलब वैगनर ने बड़ा ही विजार सा, स्ट्रेंज सा जो इंस्टिंक्ट इनमें पाया जाता है ना, इससे बोला कि ये काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी हैंगओवर है, जेनेटिक मेमोरी है इनके मतलब कितने सालों से इन लैमिंग्स के अंदर है कि जब नॉर्थ अमेरिका शायद कनेक्टेड था उस टाइम पे यूरोप के साथ, है ना, तो इनके स्मरण में है शायद अभी तक डीएनए में। तो ये बेचारे क्या करते हैं, मास सुसाइड कर लेते हैं। दैट्स वाई दे माइग्रेट इन मास नंबर्स एंड कीप ऑन वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड देन जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने अच्छे अच्छे तर्क दिए हैं उन्होंने अपनी मतलब थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, है ना। एक उन्होंने एक बड़ा और कंट्रोवर्शियल सा तर्क दिया। उन्होंने बोला है कि जो पेंजिया था ना वो कहाँ था, वो दक्षिण की साइड पे था मौजूद। कहाँ था? दक्षिणी मतलब हेमिस्फेयर में था वो। एंड ऑल दो साउदर्न लैंड मासेस वेयर क्लस्टर्ड टुगेदर नियर द साउथ पोल। एंड उसके ऊपर क्या थी, एक बर्फ़ की तह थी, मतलब ग्लेशियर था। एंड नॉर्थ में क्या था, वो कहते हैं कि नॉर्थ पोल उस टाइम पे सिर्फ ओशन था एंड देयर वाज नो लैंड इन द एट द नॉर्थ पोल, और सारा लैंड पेंजिया साउथ पोल पे था। ठीक है, तो सारा का सारा देखा जाए तो मैप ही फ्लिप कर दिया उन्होंने, बेसिकली नक्शे की सूरत ही उलट कर दी। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि वैगनर ने जलवायु समझने की कोशिश करी, एंड में वे पहाड़ों की जो ओरिजिन है या पहाड़ों तक को भी एक्सप्लेन करते गए। मतलब ऐसा कह सकते हैं बोनस डिस्कवरी कर दी उन्होंने, वाकई कि नहीं।
और उन्हें देखिए इन द प्रोसेस जब ये सब चीज़ें वो स्टडी करते गए, उन्होंने इन द प्रोसेस एक चीज़ और समझ ली, उन्हें एहसास हुआ कि जो महाद्वीप है ना, ड्रिफ्ट करते हैं ना, तो जब वो ड्रिफ्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, माउंटेन्स बनाते जाते हैं। ठीक है, हालांकि उनका ये प्राइमरी गोल नहीं था माउंटेन्स कैसे बनते हैं, बट उनकी थ्योरी में ये मतलब एक्सप्लेन हो गया, तो उन्होंने ये वाले इसको भी अपने सिद्धांत में एक्सप्लेन कर दिया। अब उन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि जी जब ये ड्रिफ्ट करते हैं कॉन्टिनेंट्स तो माउंटेन्स कैसे बनते हैं। तो उन्होंने प्रपोज करा कि पहाड़ क्या होते हैं, ये ना बहते हुए महाद्वीप के आगे वाले लीडिंग एज पे बनते हैं। कैसे बनते हैं, तो क्या होता है कि उन्होंने बोला कि जब ड्रिफ्टिंग होती है कॉन्टिनेंट्स की, तो ये अपने सामने जो क्या होता है, सेडिमेंट्स जो होती हैं ना अकमलेट कर लेते हैं, बुलडोज़र की तरह चलते हैं और तोड़ते चलते हैं मतलब सेडिमेंट्स को, और उनको अकमलेट करते चलते हैं। एंड अक्सर जो महासागर एंड ओशंस की जो तल या फ्लोर्स पे जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको फोल्ड करते हैं, उठाकर तह बनाते जाते हैं और वहाँ पे जी माउंटेन्स बना देते हैं। तो कहते हैं कि अब इमेजिन करिए कि जैसे दक्षिण अमेरिका चला होगा पश्चिम की ओर, उसने प्रशांत महासागर की जो फ्लोर है या तल है उस पे जो जमा सेडिमेंट्स थे उसको धकेला होगा, मोड़ा होगा और ऊपर उठाया होगा, और जिसकी वजह से वहाँ एंडीज़ की माउंटेन रेंज बनी होगी। लाइकवाइज बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका जब वेस्ट की तरफ मूव किया होगा तो उसने रॉकीज़ बनाया होगा। सेम प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं अफ्रीका जब उत्तर की ओर बहा होगा या ड्रिफ्ट किया होगा तो उसने एटलस माउंटेन्स बनाए होंगे, और सबसे बड़े हिमालय के जो माउंटेन्स है वो भी तो ऐसे ही बने होंगे, है ना। तो बोलते हैं कि हिमालय की जो इंडियन की प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, इसका परिणाम है। मतलब बड़े अच्छे अच्छे एविडेंसेस उन्होंने दिए। एंड बोलता है कि इंडियन पेनिनसुला गोंडवाना लैंड से अलग होकर जब पूर्व की और उत्तर पूर्व की ओर गया होगा ना तो यूरेशियन प्लेट से टकराया होगा। देखो एविडेंसेस तो बड़े स्ट्रॉन्ग है। एंड वो बोलते हैं जब नॉर्थ ईस्ट मूव करा होगा इंडियन प्लेट तो उसने 33 सी के सेडिमेंट्स को फोल्ड करके हिमालयन माउंटेन्स बनाए। बिल्कुल हम भी यही मानते हैं आज, मतलब हम स्टडी करते हैं जब। एंड लाइकवाइज उन्होंने बोला ऑस्ट्रेलिया जब नॉर्थ ईस्ट मूव किया होगा तो उसने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बनाया होगा, सेडिमेंट्स फोल्ड किए होंगे, वहाँ पे भी जो पैसिफिक ओशन है उसके जो सेडिमेंट्स है वो फोल्ड हुए होंगे। तो इस तरह से स्पष्ट करते गए, है ना, एविडेंसेस देते गए। मतलब होता है ना कि सोने पे सुहागे वाला काम कर दिया। चले थे क्लाइमेटोलॉजिस्ट, मतलब क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, चले थे क्लाइमेट पैटर्न स्टडी करने, और उन्होंने माउंटेन्स को मतलब ओरिजिन को भी एक्सप्लेन कर दिया कैसे बने हैं, एंड इतना बड़ा थ्योरी इजाद कर लिया। ठीक है, ये सब मतलब अगर हम देखें ना एक होलिस्टिक सा पिक्चर, तो जो इन्होंने थ्योरी दी तो इससे क्या हुआ कि जो वैज्ञानिक लोग थे वैज्ञानिक समुदाय में उनके अंदर बड़ा ऐसे कौतूहल का विषय बन गया, यानी मतलब वो तैयार ही नहीं थे इनको मानने के लिए। एंड रिसेंटली सबसे बड़ी बात ये कि जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है ना मिड अटलांटिक रिज, तब वो डिस्कवर नहीं हुई थी, मतलब ये तो सोनार टेक्नोलॉजी आने के बाद डिस्कवर हुई है ना। तो तब कैसे लोग मान लेते कि जी ये शेप अटलांटिक ओशन बना है इसलिए बना है, एंड आप सही कहते हो पहले ये जुड़ा था या अलग हुआ, तब नहीं था ये सब, मतलब लोगों ने डिस्कवर नहीं करी थी ग्रेट मिड अटलांटिक रिज, तो इसलिए भी लोग नहीं मान रहे थे, है ना। एंड देखो तब जो एविडेंसेस थे बड़े लिमिटेड थे जो वैगनर ने दिए हैं, बस वही जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, इतना ही उन्हें मतलब थे। लोगों ने ना बड़ा क्रिटिसाइज़ करा इनको। ठीक है, तो अब हम इसको क्रिटिसिज्म को पढ़ लेते हैं किस किस बातों पे। तो क्रिटिसिज्म में आप पहले बताएंगे कि ही प्रपोज्ड की 2 फोर्सेस बताई ना उसने, इक्वेटर वर्ड फोर्स लगी एंड सेकेंड टाइडल फोर्स लगी। तो क्रिटिसाइजर्स ने बोला कि देखो जो आप बोल रहे हो ड्राइविंग फोर्स जो से पेंजिया को पुश करती है इक्वेटर की टूवर्ड्स, तो वो इतनी भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो कमज़ोर ही होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग थोड़ी होगी कि वो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट ही पुश कर दे। जी हम नहीं मानते, वो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं हो सकती। ठीक है, पहला क्रिटिसिज्म उनको ये झेलना पड़ा।
दूसरा उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर फोर्स आप बोल रहे हो तो जो कैसे ओवरकम कर जाएगी वो फोर्स दो रॉक्स के, या मतलब फ्रिक्शन जो होता है ना, दो चीज़ों के बीच में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसको कैसे ओवरकम कर सकती है। पहला क्रिटिसिज्म की फोर्सेस नहीं हम मानते इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी, पहली चीज़। ना तो टाइडल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होगी और ना ही इक्वेटर पे टूवर्ड्स लगने वाली फोर्स, पहला क्रिटिसिज्म। अब तो हम मानते हैं ना मॉडर्न साइंस में कन्वेक्शन करंट्स जो आर्थर होम्स ने प्रपोज करी है, नेक्स्ट थ्योरी में जब हम पढ़ेंगे, उसके कारण जो प्लेट्स हैं जहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं। बट तब ये चीज़ें नहीं मतलब प्रूव हुई थी तब तक, है ना, इसलिए लोगों ने नहीं माना इस फोर्सेस को जो उन्होंने बताई हैं वैगनर ने। ठीक है, ये तो लेटर ऑन आर्थर होम्स ने प्रपोज करी कन्वेक्शन करंट्स की थ्योरी, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा क्रिटिसिज्म समझते हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म उनको ये झेलना पड़ा कि देखो, क्वेश्चन पूछा गया पहले तो वैगनर को, ये समझो कि आप ठीक है, आप ये बताइए, अब बाकी सब बातें ठीक है, आइलैंड आर्क्स जैसे जापान, जैसे फिलीपींस, ये छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, तो उन लोगों ने पूछा कि जी ये क्या है, ये कैसे बने, ये बताओ। तो वैगनर ने बोला कि देखो, ये ऐसे बने कि जब महाद्वीप जो है ना वो ड्रिफ्ट कर रहे थे, तो ये उसका ना कुछ फ्रैगमेंट्स या टुकड़े टूट के पीछे रह गए उससे, तो ये जो है उसकी फ्रैगमेंट्स हैं जो लैग कर गए, या ट्रेलिंग एजेस कह लीजिए, पीछे रह गई, तो इसीलिए ये बन गए। पर हम क्या जानते हैं, ये तो जी प्लेट की बाउंड्रीज़ पे, एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज के किनारे पे हैं ये देश, और ये वोल्केनिकली इरप्टेड है ना, वोल्केनिक इरप्शंस का रिजल्ट है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये भी उनका जो मतलब उन्होंने दिया तर्क, ये भी गलत हो गया, ये भी फ्लॉड मैकेनिज्म मतलब हो गया इनका, नहीं प्रूव कर पाए। देखो, भले ही हम जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ कर लें वैगनर को कि जी उन्होंने जो फोर्सेस बताई वो गलत, जो उन्होंने आइलैंड आर्क्स के लिए रीज़न दिया वो गलत, पर उनका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, बड़ा ही इसेंशियल साइंटिफिक फाउंडेशन है, और हमारी जो थिंकिंग थी ना उसको रिवोल्यूशनरी और साइंटिफिक बना दिया उन्होंने। हम अभी तक क्या समझते थे कि स्टैटिक अर्थ है ना, श्रिंकिंग एप्पल वाला आइडिया हमारे जहन में था, सिकुड़ते हुए सेब वाला केल्विन का, और ये उन्होंने बड़ा ही क्रांतिकारी सा चेंज लाया। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो भी उन्होंने कहा वो सब सच है, हालांकि उन्होंने जो मैकेनिज़्म या मतलब प्रूव करना चाहा वो नहीं प्रूव कर पाए काफ़ी हद तक। और हम ये जानते हैं अटलांटिक चौड़ा हो रहा है, पैसिफिक श्रिंक हो रहा है, यानी अर्थ जो है डायनामिक है, फिक्स नहीं है ना, ये भी हम जानते हैं। आज तो हम इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, हम जीपीएस से मैप भी कर सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट, है ना, और हम मैप कर ले, हमने तो हम जानते हैं ग्रीनलैंड 20 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से जो ग्रीनलैंड है वो वेस्टवर्ड मूव कर रहा है ना, एंड हम ये भी जानते हैं इंडियन प्लेट भी तो मूव कर रही है, धंस रही है यूरेशियन प्लेट के अंदर, और इसी का तो परिणाम है हिमालयाज़ का जो हाइट है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो ही वॉज राइट, ऑल्दो वो समझा नहीं पाए अपनी थ्योरी को, बट काफ़ी हद तक तो उनका थ्योरी मतलब आज के टाइम पे, आज की कसौटी पे सही उतरता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसे मैंने डिस्कस किया आपके साथ। आई होप यू पीपल लाइक इट।